तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जाना था। उसमें जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा था, वो क्यों डिस्कार्ड हुआ ये पढ़ा था, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था और उसके ऊपर छोटी मोटी हमने बातें करी थी। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इस लेक्चर में हम लोग कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बेसिस पर अगले लेक्चर में हम लोग रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे कि वो क्यों डिस्कार्ड हुआ, क्यों बोहर मॉडल ऑफ एटम आया और उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस लेक्चर में हम लोग थ्योरी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बाद कौन सी थ्योरीज प्रपोज हुई थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी दी थी मैक्सवेल ने ये कहा कि एनर्जी जो है वो एमिट होती है बाय एनी सोर्स जो कि या तो हीटेड हो या वो सोर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा हो कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, जिस एनर्जी को मैक्सवेल ने नाम दिया रेडिएंट एनर्जी। अब रेडिएशंस के पास है क्या जिसकी वजह से वो प्रोपेगेट कर रही हैं? दे हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर बी जो है, जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे क्लास 12 में मैग्नेटिज्म, या आपने क्लास 9-10 में भी थोड़ा बहुत अगर मैग्नेटिज्म पढ़ा है तो उसके अंदर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से और मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रेडिएशंस हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। यानी अगर मैं एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करूं, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा जेड एक्सिस। जेड एक्सिस आप इमेजिन कर सकते हो कि ये प्लेन की तरफ बाहर को आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक एक्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड ये मानते हैं, इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और ये जो वेव है ये प्रोपगेट जेड डायरेक्शन में कर रही होगी, यानी इसकी वेलोसिटी जो होगी वो जेड डायरेक्शन की तरफ होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस तरफ माने और मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरफ माने, या इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरफ मान लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम इस तरफ माने और मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरफ माने तो हम इस तरीके से चल रहे हैं। समझ पा रहे हो आप? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ और हम आगे की तरफ चल रहे हैं। तो तीनों हमारी चलने की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तीनों परपेंडिकुलर है। तो ये डेफिनेशन कह रही है रेडिएशंस हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन की, जो हम चल रहे हैं, जैसे मैं एक वेव हूं, मैं आगे की तरफ चल रहा हूं और मेरी इलेक्ट्रिक वेव इस तरफ है और मैग्नेटिक वेव इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव दोनों एक दूसरे में परपेंडिकुलर है और मेरी जो डायरेक्शन है वो इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। तो रेडिएशंस हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। रेडिएशंस पोजेस वेव कैरेक्टर, यही वेव का कैरेक्टर है। They travel with the velocity of light. What is the velocity of light? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्टैंडर्ड जो ली गई है। These waves do not require material medium. आप जानते होंगे जो भी रेडिएशंस होती है उन्हें कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो स्पेस में भी, तभी तो सन की जो एनर्जी है वो रेडिएशन की फॉर्म में हम तक पहुंच जाती है, वरना स्पेस क्यों आने देता लाइट को? लाइट जो है इट डजंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। तो वेव जो लाइट है वो तो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो फॉर्मूला क्या है जो पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स के थ्रू? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला जो कि छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स जो कि पुराने टाइम में आए हैं यूज होता है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये क्लास 9-10 में भी ये फॉर्मूला आप पढ़ते हुए आए होगे। और इस पे एक सवाल कर लेते हैं ताकि ये जो आपके मन की संतुष्टि है कि इस फॉर्मूले पे एक सवाल हो जाए, उसको हम कर लेते हैं। तो हमारा सवाल v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू म्यू पर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें पहला पार्ट है हमारा वेव नंबर और उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है रेडिएशन की, जिसकी वेवलेंथ हमें 5800 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। तो अगर मैं वेव नंबर की बात करूं, वेव नंबर इज इक्वल्स टू, ये अगर आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए, 1/λ। तो वेवलेंथ तो आपको दे ही रखी है, तो 1/5800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर्स।
तो ये ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर 10 अपॉन 5800, 10 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर 6, 5800, 0 से 0 कटा, तो ये आएगा 1.72 इंटू 10 की पावर 6। ये वेव नंबर हो गया, ठीक है। बी, इसकी यूनिट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मीटर इनवर्स, नहीं हाँ मीटर इनवर्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, तो v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v बाय लैम्डा, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 और 1 बाय लैम्डा हमें क्या पता है 1.72 इंटू 10 की पावर 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3 2 6, 3 7 21 और 3 1 3, 5.16 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, या साइकिल्स पर सेकेंड भी बोलते हैं। तो इस तरीके के छोटे मोटे सवाल आता है v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू म्यू पर। वेव नंबर जो है 1 बाय लैम्डा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, वेव नंबर इज 1 बाय लैम्डा, या आगे रिडबर्ग्स में भी काम आएगा, रिडबर्ग के फॉर्मूला जो हम पढ़ेंगे, वेव नंबर इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। तो आगे बढ़ते हैं ईएम वेव की थ्योरी को के बारे में और जानते हैं क्या इसकी लिमिटेशंस है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो मैक्सवेल ने दी वेव के लिए, उसके कुछ लिमिटेशंस भी थे। पहला लिमिटेशन, जैसे यहाँ पे मैंने लिखे हुए, पहला लिमिटेशन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तीसरा है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन। क्या है इसको समझते हैं, क्या लिमिटेशंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के। सबसे पहला ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अगर एक सब्सटेंस को हीट किया जा रहा है और वो सब्सटेंस ब्लैक बॉडी है, तो वो रेडिएशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाता है। ब्लैक बॉडी होती क्या है, ब्लैक बॉडी जो होती है वो परफेक्ट अब्जॉर्बर और रेडिएटर ऑफ एनर्जी होती है। मतलब जितनी एनर्जी उस बॉडी के पास आ रही है, उतनी ही एनर्जी अगर रेडिएट हो जाए, 100% एनर्जी आई, 100% एनर्जी रेडिएट हो गई, तो उस बॉडी को ब्लैक बॉडी कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है कि एमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसीज, सारी तरह की फ्रीक्वेंसीज को वो अब्जॉर्ब करे और एमिट कर दे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, कि एनर्जी एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली, मतलब कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। मतलब अगर मैं कहना चाहूं तो एनर्जी इंडिपेंडेंट, जो ये है एनर्जी, वो इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? अकॉर्डिंग टू दिस, रेडिएशन एमिटेड बाय बॉडी बीइंग हीटेड शुड हैव सेम कलर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। भाई कलर कब चेंज होता है, जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से तो जो ये रेडिएशंस हैं वो इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी के। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। भैया आपने एक आयरन रॉड ली, उसका कलर हीट करने पर चेंज करता चला जाता है। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इंटेंसिटी जो है, और जो टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है और वेवलेंथ भी बढ़ती चली जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। एनर्जी, जितनी आप एनर्जी ज्यादा दोगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी। और एनर्जी क्या है, एनर्जी एक तरीके से अगर हम हीट की फॉर्म में मान लें तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाया, एनर्जी ज्यादा बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो फेल हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो कहती है कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है, लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो पाता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से। दूसरे पर आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। तो आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की दूसरी लिमिटेशन पर, जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, when radiation with a frequency greater than a certain minimum frequency strike the surface of a metal, the electrons ejected from the surface of metal। यानी एक ये सरफेस है मान लो मेटल का, यहां पर कुछ रेडिएशंस आई एक फ्रीक्वेंसी f की, और मेटल की फ्रीक्वेंसी है f0। तो
तो ये कहना चाहता है कि जो एफ है फ्रीक्वेंसी इन रेडिएशंस की, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए मेटल की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से, तभी इलेक्ट्रॉन्स यहां से इजेक्ट होंगे। अगर ये कम हुई तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। अब ये तो अपोज कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी देखो तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे लिखा भी था ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी में भी लिखा हुआ है कि एनर्जी तो कंटिन्यूसली एमिट हो रही है और एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं कह रहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहा है कि तभी एनर्जी एमिट होगी जब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन मेटल की फ्रीक्वेंसी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एनर्जी एमिट नहीं होगी। तो ये तो अपोज कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के पॉइंट्स को। अब वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी ये इक्वेशन दी थी आइंस्टीन ने, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कह रही है इक्वेशन? एनर्जी माइनस फाई मतलब वर्क फंक्शन। ये मॉडर्न फिजिक्स में भी तुम्हारे काम आएगा, तभी मैं कह रहा हूं कि ये चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी जो रेडिएशंस की है, रेडिएशंस की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन मानी जो मेटल की फ्रीक्वेंसी है। अगर एनर्जी रेडिएशन की और एनर्जी अगर मेटल की माइनस की जाए तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी ये सरफेस है, यहां पर कुछ रेडिएशन आई एफ फ्रीक्वेंसी की, ये मेटल की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है। अगर ये एफ ग्रेटर देन एफ नॉट होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ द रेडिएशन माइनस फाई इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू h इंटू फ्रीक्वेंसी h इंटू एफ माइनस h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये भी प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे तब जो है पता चलेगा कि क्या है प्लैंक्स की थ्योरी। अब ये h को ध्यान रख लो कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। h की वैल्यू होती है h इज इक्वल्स टू, लिखूं मैं, h इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ये इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू h इंटू एफ माइनस h इंटू एफ नॉट। अब फ्रीक्वेंसी को हटा के ये भी लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू h इंटू c इज द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट। ये नॉट क्यों लगा रहा हूं मैं? ये क्योंकि ये मेटल के लिए है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अपोज करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपोज करती है, और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन को। इसको अभी हम बाद में समझेंगे, पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लें ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर नीट में। तो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले हम लोग आखिरी थ्योरी पढ़ लेते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्टिकल नेचर किसने बताया था? भाई वेव नेचर तो मैक्सवेल ने बता दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, पर पार्टिकल नेचर बताया था प्लैंक ने। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली। मैक्सवेल ने क्या कहा था? कंटिन्यूअसली। लेकिन प्लैंक साहब कह रहे हैं कि रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली in form of small discrete packets called quanta। छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। इन केस ऑफ लाइट के केस में, जो कि हम पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में लाइट की बात करते हैं, उस क्वांटम ऑफ एनर्जी को कहते हैं फोटोन, ठीक है। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की। एनर्जी इज इक्वल्स टू, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है हमेशा से जानते हैं कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, जो कि ये h इज नोन एज द प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। और अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स की एनर्जी हमें पता करनी है तो n इंटू hf,
इस तरीके से हम एनर्जी निकाल सकते हैं n नंबर ऑफ फोटॉन्स की, n नंबर ऑफ क्वांटा फोटॉन्स की एनर्जी को क्या कहते हैं, क्वांटा, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट ब्रैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। वैसे फोटॉन्स ही, नंबर ऑफ फोटॉन्स ही ज्यादातर बोला जाता है। तो अब बढ़ते हैं हम इस फॉर्मूले से, और जो अभी पिछले फॉर्मूले सारे पढ़े हम आगे देखते हैं कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को मिला के जो क्वेश्चंस बनते हैं नीट के अंदर। एक्चुअली जो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी थी ना, उसी को सपोर्ट किया था आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ने, क्योंकि प्लैंक भी यही कह रहे हैं कि डिसकंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट होती है, और आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी ये कह रही है कि रेडिएंट एनर्जी आती है E से, फाई इसका वर्क फंक्शन, अगर E ग्रेटर देन फाई है, अगर E ग्रेटर देन फाई है तभी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे विद काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो यही आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहना चाह रही है, और यही पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक भी यही कहना चाह रहे हैं। तो सवाल है हमारा एनसीईआरटी से, 100 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। तो ये साफ साफ आपको क्वेश्चन देखने से पता चल रहा होगा कि प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी का जो इक्वेशन थी, एनर्जी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स बताने हमें, तो NH इंटू फ्रीक्वेंसी, इससे निकाल सकते हैं हम। अब क्या क्या है हमारे पास, 100 वॉट का बल्ब है, यानी पावर है हमारे पास बल्ब की, तो एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम टेकन। ये भी बता रखा है हमें, एमिट्स नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, यानी टाइम भी 1 सेकेंड का है, तो पावर 100 इंटू 1, यानी एनर्जी क्या आ गई हमारे पास 100 जूल पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें निकालने हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, वेवलेंथ हमें दे रखी है, तो V इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, V बाय लैम्डा, यानी 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 400 नैनोमीटर, 400 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 9 8 17 अपॉन 400, तो ये ले लेते हैं 3000 और ये ले लेते हैं 400, 3 इधर गए, 16 15 14, 10 की पावर 14, ये कटा 15 बाय 2 7.5 इंटू 10 की पावर 14, ये तो फ्रीक्वेंसी आ गई तुम्हारी, ठीक है। तो एनर्जी कितनी थी, 100 इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 7.5 इंटू 10 की पावर 14, ठीक है। तो नंबर कैसे निकलेंगे इसके, 100 बाय 6.6 इंटू 10 की पावर -34, तो ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर 34 हो गया, नीचे 7.5 से मल्टीप्लाई हुआ, 10 की पावर 14, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 10 की पावर -14, तो 34 में से 14 गया, जैसे ये 10 की पावर -14 है ना, तो 34 में से 14 गया, कितना होगा 20, 10 की पावर 20 और 10 की पावर 22, 10 की पावर 22 अपॉन 6.6 इंटू 7.5, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा 2 इंटू 10 की पावर 20 फोटॉन्स। इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है। अगले सवाल पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, when an electromagnetic wave radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of sodium, electrons are emitted with the kinetic energy of this। जो emitted electrons हैं उनकी kinetic energy ये है क्या, 1.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी दे रखी है ये। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। एनर्जी हमें बतानी है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड। तो समझो इसको जरा,
व्हेन इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, ये एक सरफेस है जिस पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन ऐसे गिर रही है। वेवलेंथ है इसकी 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर। एक नैनोमीटर में कितना होता है? 10 की पावर -9 मीटर्स, ठीक है। और जो एमिट हो रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी है 1.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल, ठीक है। तो पहले इसकी इस इंसिडेंट रेडिएशंस जो है उसकी एनर्जी देखते हैं। ये तो पूछ तो मेरा है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो ये मतलब हमसे एनर्जी पूछ रहा है इस मेटल की, एनर्जी ऑफ मेटल या वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ये भी बोलते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो वो भी आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से देखते हैं। पहले हम इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी देखते हैं। एनर्जी इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना है 300 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। ये 3 से ये कट गया, 100 हो गया, ये 10 की पावर -7 हो गया, ये ऊपर गया तो 14 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15, 8 और 7 15 हो गया ना। तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 प्लस 15 कितना हुआ 6.6 इंटू 24 20 19, 6.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। ये हो गई एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है। पर ये किसकी है? ये एक रेडिएशन की है। ऐसी अगर 1 मोल रेडिएशन हो तो क्या होगा 6.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। भाई 6.022 की जगह हमने राउंड ऑफ में 6 लिख लिया, तो ये कितना हो गया 6 6 36 और 6 6 36 39.6 इंटू 10 की पावर 20 21 22 23 10 की पावर 4, तो इंटू 10 अपॉन 10 कर ले तो 4 इंटू 10 की पावर 5 3.96 को अप्रोक्सीमेटली हम लोग, ये 39.6 है ना, इसको अगर इंटू 10 और डिवाइड बाय 10 करते हैं तो 4 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। ये एक मोल रेडिएशन जो है वो 4 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स की है। और काइनेटिक एनर्जी निकल कितनी रही है 1.69, यानी वर्क फंक्शन की एनर्जी कितनी हो गई? अगर हम आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E माइनस 5, हमें पता लगाना है फाई, तो फाई इज इक्वल्स टू E माइनस काइनेटिक एनर्जी। E कितना है 4 इंटू 10 की पावर 5 माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1.68 इंटू 10 की पावर 5 माइनस के कितना आया 4 में से बन गया 3 2.7 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। एक मोल के लिए है ये एनर्जी 2.7 इंटू 10 की पावर 5, लेकिन हमें तो एक इलेक्ट्रॉन की देखनी है, तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। फॉर 1 इलेक्ट्रॉन 2.7 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो ये कितना आया 3.84 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी नहीं एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी आ गई, मतलब इस मेटल की सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए इतनी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए किसी इंसिडेंट रेडिएशन की, ठीक है। और वेवलेंथ ऐसे निकाल देंगे, एनर्जी इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू hc बाय e, तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन ये वाली एनर्जी 3.84 इंटू 10 की पावर -19, तो वेवलेंथ आ जाएगी 517 नैनोमीटर। तो ये आ गई मैक्सिमम वेवलेंथ जो कि होनी चाहिए इस इंसिडेंट रेडिएशन की, ताकि इस काइनेटिक एनर्जी से एक मोल की से ये निकल सके।
तो व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन? दिस 3.84 into 10 की पावर -19 एंड मैक्सिमम वेवलेंथ इज 517। कैसे किया? पहले तो हमने इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ हमें दे रखी थी, हमने एनर्जी निकाल ली। उससे हमने 1 मोल रेडिएशन, अगर ये तो एक रेडिएशन की एनर्जी है 6.6 into 10 की पावर -19, अगर 1 मोल रेडिएशन की एनर्जी चाहिए तो उसको 6 into 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था। अगर आपको मोल कंसेप्ट के मेरे लेक्चर देखे तो 1 मोल रेडिएशन की एनर्जी हमें पता लग गई। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन की एनर्जी जो मेटल है उसकी हमें एनर्जी चाहिए, तो E माइनस काइनेटिक एनर्जी से हमने काइनेटिक एनर्जी 1 मोल के लिए निकाल ली। अब हमें 1 इलेक्ट्रॉन के एमिट होने के लिए निकालनी है कि इस मेटल सरफेस की कितना वर्क फंक्शन है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें गिरेगा तो उसको कितनी एनर्जी उसकी होनी चाहिए ताकि वो एमिट हो सके। तो हमने इससे एवोगाड्रोस नंबर से 6 into 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गई वो एनर्जी। अब वेवलेंथ निकालने के लिए हम जानते हैं एनर्जी इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। तो यहाँ से हमने लैम्डा निकाल लिया hc बाय e से, तो 517 नैनोमीटर। तो इस तरीके से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को कंबाइन करके इस तरीके के सवाल बनते हैं। तो आखिर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में क्या कहा जाने लगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट पार्टिकल है या फिर वेव है। तो कुछ प्रॉपर्टीज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमें ये कह रही थी, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाने से और डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाने से, जो कि आप क्लास 12 की फिजिक्स में पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स में। ये एक्सप्लेन कर रही थी वेव नेचर ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। और कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि हमने पढ़ी ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या दिखा रहा है हमें, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या दिखा रहा है कि एक सरफेस है, उससे उस पर कुछ रेडिएशंस आ रही हैं, और जिन रेडिएशंस की एनर्जी इस सरफेस की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है वो रेडिएशंस एमिट हो जाती हैं कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर। तो ये वाला फिनोमेना क्या एक्सप्लेन करता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। तो आइंस्टीन ने 1905 में ये कहा, आइंस्टीन इन 1905 सेड दैट लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट हैज पार्टिकल लाइक नेचर आल्सो, particle like nature, and light has wave nature also. आइंस्टीन ने कहा कि लाइट पार्टिकल के पास वेव नेचर भी है और लाइट पार्टिकल के पास जो है पार्टिकल नेचर भी है।